तो दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारा जो ये वीडियो होगा ये हम लोग दो पार्ट में बनाएंगे। पहले वाले पार्ट में हम लोग ये सब देखेंगे कि आर्टिकल 21 होता क्या है, उसके अंदर कौन से राइट है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ये सब जानेंगे। और सेकंड वाले पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं, चाहे वो के गोपालन केस हो या फिर LIC वाला केस हो, जितने भी सारी केसेस है, वो सारे केसेस को हम लोग सेकेंड वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 जैसा कि हम आप लोग को बताना चाहते हैं। आर्टिकल 21 मेनली एक वर्ड जिसका यदि हम लोग उसका एक कीवर्ड से उसको डिफाइन करना चाहें तो उसका मतलब होता है राइट टू लाइफ। यानी कि आर्टिकल 21 जो डिस्कस करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो हमारे लाइफ को और फिर हमारे जो पर्सनल लिबर्टी उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। कहता है कि कोई भी पर्सन को उसका जो पर्सनल लिबर्टी उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। बस ऐसा ना हो कि उसका जो लिबर्टी का प्रैक्टिस करने पे कुछ वहाँ पे लॉ हो, जिस लॉ से वो प्रैक्टिस ना कर पाए। उसके अलावा वो अपना सारा फ्रीडम को वो प्रैक्टिस कर सकता है। और एक और बात जो इस आर्टिकल पे के द्वारा कहता है, ये भी कहता है कि लाइफ इज़ नॉट अ मेरली डेट फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। हमारा लाइफ जो है बस यही नहीं कि हम बस फिजिकली ब्रीथिंग कर रहे हैं, बस यही हमारा लाइफ नहीं है। हमारा मोरल वैल्यू, हमारा मेंटल वैल्यू, ये सारा भी इसके अंदर आएगा। और आर्टिकल 21 इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग को काफ़ी सारा राइट प्रोवाइड करता है, जैसे कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी आता है, राइट राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, ऐसा काफ़ी सारा राइट इसके अंदर आता है। अब देखो दोस्तों, आर्टिकल 21 फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। इसके दो कारण है कि आर्टिकल 21 जो है इसको सारे राइट्स का फंडामेंटल राइट कहा जाता है। इसका पहला कारण ये है क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा राइट्स इसके अंदर इंजॉय करते हैं। जैसे हम लोग राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इंजॉय करते हैं। हम लोग राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू हेल्थ इंजॉय करते हैं। इसी के लिए इसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। इसका एक और कारण यह है कि मान लेते हैं हम लोग कुछ देर के लिए कि लेट एज्यूम देयर मे नॉट एनी अदर राइट अदर देन दिस। मान लेते हैं कि हमारे पास बस आर्टिकल 21 का ही राइट है और हमारे पास कोई भी राइट नहीं है। फिर भी जानते हैं दोस्तों, हम लोग ना राइट टू इक्वलिटी फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई? हम लोग बोल देंगे इक्वलिटी राइट टू लाइफ का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो यही दो रीज़न है, इसलिए आर्टिकल 21 को फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट बोला जाता है। अब आइए एक दो आप लोग को हम टर्मिनोलॉजी बताते हैं। जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसके एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले समझते हैं ये इस टर्म को, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ये जानना है कि देयर मस्ट बी अ लॉ जस्टिफाइंग द इंटरफेरेंस विद द पर्सनस लाइफ ऑन और पर्सनल लिबर्टी। आपको यह मानना, बस अभी आप इतना समझ के चलो कि एक लॉ होगा जो कि हमारा लिबर्टी को इंश्योर करेगा। और सेकंड थिंग आपको ये मानना है द लॉ शुड बी अ वैलिड लॉ, और जो भी लॉ होगा वो वैलिड लॉ होगा। और थर्ड लॉ ये कहता है, इसका थर्ड पार्ट ये कहता है द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलो। और जो प्रोसीजर, वो जो मैकेनिज्म वो लॉ के द्वारा लाया जाएगा वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अब देखो, हम दो कंसेप्ट को आपको बताएंगे, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा जो हम आपको कंसेप्ट बताएंगे वो बताएंगे डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो डुओ प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या अंतर है ये हम अभी आपको बताएंगे। और फिर हम जब केसेस का डिस्कशन सेकंड वीडियो पे करेंगे तभी हम आप लोग को ये बताएंगे कि इंडिया ने कैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड लॉ टू डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ की ओर इंडिया धीरे धीरे शिफ्ट करते चला गया। ये मेनका गांधी केस में मेनली इस चीज़ को देखा गया था। आइए आगे हम लोग बढ़ते, डुओ प्रोसेस लॉ आपको हम समझाते हैं। पहले आप देखो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में आपको बस इतना जानना है कि जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है हमको वही करना है। यदि हम उससे ज़्यादा या उसको यदि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग को गिल्टी किया जाएगा, ठीक है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, मान लो कोई लॉ है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का देखो मेन कंसेप्ट ये है ना कि वो जो लॉ है वो एकदम जस्ट लॉ होना चाहिए। जस्ट मतलब कि वो देखो पढ़ो यहाँ, द कोर्ट विल एग्जामिन अ लॉ टू असर्टेन इफ इट इज़ अ जस्ट लॉ, यानी कि वो लॉ है वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, जितने भी पार्टीज है सारे के साथ वो जस्टिस कर रहा है कि नहीं। इस चीज़ को हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेन एग्जीक्यूटिव, देखो जैसे हम आप लोग को एक और समझाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टेक्सास होमोसेक्सुअल केस राइट टू प्राइवेसी। दो होमोसेक्सुअल्स फोर वॉल्स के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे और पुलिस आया टेक्सास पे, उन्होंने पकड़ के उनके ले गया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है
ये होमोसेक्सुअलिटी पे इन्वॉल्व है, इसी के लिए इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। देन क्या हुआ, देन कोर्ट पे ये मामला गया और कोर्ट ने कहा कि देखो वो अंदर है, ये बात आपका सही है कि वो गलत है, बट आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि उस प्राइवेसी उसका राइट है, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर वो 4 वॉल्स के अंदर इस होमोसेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। और हम लोग को वो देखना होगा कि आप सिर्फ प्रोसीजर पे ही मत जाओ, वो देखना होगा कि वो सारे के साथ सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जस्टिस कर रहा है कि नहीं। और यदि हम लोग यहाँ पे इन्हें सजा देंगे तो फिर एक तरह का कहीं ना कहीं हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो मैकेनिज्म है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंडिया ने कैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में शिफ्ट किया। इसमें हम लोग काफ़ी केसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक गोपालन केस, एडम ईडीएम जबलपुर केस, मेनका गांधी केस। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।